हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक सबसे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो बहुत ही ज्यादा अपडेटेड एक ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर में कंसिस्टेंटली देखा जाता है। इन्फ्लेशन का जो रेट होता है जो बढ़ता रहता है इकोनॉमी में, तो वो इकोनॉमी में सारी चीजें जो होती हैं अक्सर लोगों को समझ में भी नहीं आती है होती क्या है। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए ये जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को देखते हुए स्टूडेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं कि टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आता। इसमें काफी सारे करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बेसिकली देखिए क्या है ना कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं या उस बैकग्राउंड से हैं तो, और अगर आप मान लीजिए अगर आप दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या फिर आपका इकोनॉमिक्स मेंस है, तो इन्फ्लेशन को आप डिटेल में पढ़ के समझ में उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप वैसे नॉर्मल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं बेसिक तरीके से इन्फ्लेशन की शुरुआत करूंगा और एक बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी इतना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा कि इन्फ्लेशन को लेकर थोड़े से जो डाउट्स है, जो मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन पहले तो होता क्या है। सो बेसिकली इट इज अ राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी और आसान भाषा में कहूँ, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन होता है चीजों का दाम बढ़ना। जब चीजों का दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है। अब चीजों का दाम जो बढ़ रहा है वो किन चीजों का बढ़ रहा है? सारी चीजों का। इकोनॉमी में जितनी भी चीजें बन के तैयार हो रही है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि गुड्स कौन कौन से होते हैं। काफी सारे गुड्स है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, हर चीजों का दाम बढ़ रहा है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो वो जो महंगाई हो रही बढ़ रही है ना, उसी को बेसिकली हम इस कंटेक्स्ट में हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, जो उसका दाम बढ़ता है, तो किस हद तक वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही रहेगा और कब वो खतरनाक साबित होता है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए जो इन्फ्लेशन है वो किन चीजों से होता है, होती क्या है इसमें बेसिक प्रॉब्लम। ड्यू टू एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का मतलब ज्यादा पैसा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई। अब इसको समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल एंड आसान लॉजिक है इन्फ्लेशन आने का। अब इंसान है, हर कोई इंसान डिमांड कर रहा है। सब इंसान के पास पैसा है, हर इंसान के पास पैसा है, तो पैसा है तो वो डिमांड करेगा। इंसान पैसा जितना ज़्यादा होता है वो उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता। अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा चीज़ों पे पैसा खर्च करेगा। जब ज़्यादा चीज़ों पे पैसे खर्च करेगा तो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, डिमांड ज़्यादा कर रहा है। लेकिन जो कह रहा है ना कि अवेलेबल सप्लाई, जो एक्सेस अवेलेबल सप्लाई यानी कि जो सप्लाई हो रही है वो उतनी नहीं है, तो क्या होगा? जब प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा मार्केट में, तो पीछे से क्या किया जाता है? चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं ताकि उन चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सके। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई भी हम एक सब्जी खरीद रहे हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा था टमाटर के दाम 200 रुपये पार हो गए थे, तो वो एक तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि टमाटर की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी। कुछ कीटनाशक या कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए गए थे जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी टमाटर की। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो जब चीज़ों के दाम बढ़े तो क्या हुआ कि चीज़ों की जो अवेबिलिटी है वो कम हो गई। अब चीज़ों की अवेबिलिटी कम हो गई तो दाम उसके बढ़ा दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर दाम क्यों बढ़ा दिए जाते हैं, उसी प्राइस पे क्यों नहीं बेचे जाते? तो होता क्या है ना कि इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी ये कहती है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो हर इंसान तक पहुंचनी है। अगर दाम वही रहेगा तो लोग तो खरीदे जाएंगे, चीज़ों को खरीदते जाएंगे, और जो बेसिक जिन लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन तक नहीं पहुंच पाएगी वो चीज़। तो इसलिए उसका दाम बढ़ा दिया जाता है ताकि उसकी सेल लोग कम कर दें और फिर वो चीज़ लिमिटेड और फिर वो सब लोगों में इक्वली बढ़ जाए। जैसे टमाटर के दाम थे वो 200 रुपये किलो हो गए, तो लोगों ने उसकी सेल क्या है कम कर दी, कुछ लोगों ने तो खरीदना ही बंद कर दिया। तो एटलीस्ट क्या है कि वो जो पीछे से जो सप्लाई है उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, उसमें पीछे से सप्लाई हो रही है, लोगों को, हर एक इंसान को अवेलेबिलिटी हो रही है। अब पीछे से प्रोडक्शन कम है, दाम वही है, तो लोग क्या है एक्सेस उसमें खरीदेंगे, तो हर इंसान को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो इस कारणवश से इन्फ्लेशन आता है। अब आगे हम जानते हैं तो जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के कुछ मतलब कारण होते हैं। बेसिक कारण क्या होते हैं, इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से आता है, ठीक है ना? तो पहला एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये बहुत कॉमन इन्फ्लेशन होते हैं, और एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल कॉस्ट होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसको बाद में मैं बताऊंगा, पहले मैं ये डिमांड और कॉस्ट वाला, ये सबसे कॉमन इन्फ्लेशन होता है, तो जानता हूँ, एक एक करके बताऊंगा। पहला आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इंसान को रोटी कपड़ा मकान हर चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक सिंपल और आसान लॉजिक। अब अगला आता है हमारा
इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? इस परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाया इसको और बेहतर समझाने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी डिसाइड करता है प्रोडक्ट का हमारा और बाहर की कंट्रीज की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करने के लिए। तो होता क्या है, देखिए मैं बताता हूँ इसमें। जैसे हमारा यूएसए है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। यूएसए के जो कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए 1 किलो, सोच लीजिए सेब वहां भी होते हैं, 1 किलो सेब हमारे यहाँ भी है, तो 1 किलो फल की कीमत वहां पे है $100। और हमारे यहाँ इंडिया में, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप इस पे जाइएगा मत। तो ये 1 किलो सेब की कीमत है $100 और 1 किलो हमारे यहाँ सेब की कीमत है $2,500। तो $1 की कीमत कितनी हुई? $25। तो ये होता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये तो एक्सचेंज रेट निकल कर आ गया हमारा $1 एक $25 का आता है। तो जब होता क्या है कि मान लीजिए $, है तो $100 से फिर जब हमारे यहाँ क्या होता है कि वही सेब 2500 की जगह $2535 का बिकेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, $1 की कीमत बढ़ गई। तो इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है मार्केट में। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो सरकार का जो खर्च करना है, पब्लिक यानी कि जो पूरा सरकार का जो एक्सपेंसेस होता है उसका बढ़ जाना। जैसे सरकार पेंशन बढ़ा रही है, लोगों की तनख्वाह बढ़ा रही है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च कर रही है। तो जब ये सारी चीज़ों में वो पैसा लगा रही है, लोगों की पेंशन बढ़ेगी तो लोग और ज़्यादा खर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा सीधा। उसके बाद आता है हमारा अगला है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए पहले मैं डेफिसिट का मीनिंग बता देता हूँ। सरकार मान लीजिए खर्च कर रही है $100, लेकिन उनकी जो लागत निकल कर आ रही वो आ रही है $110। तो $10 का एक्सेस अमाउंट हो गया ना, तो $10 जो सरकार पे कर्जा चढ़ जाता है उसको पे करने के चक्कर में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक मनी जनरेटिंग अ पैरेलल इकोनॉमी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन है इन्फ्लेशन आने का। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, कभी कभार ब्लैक मनी है, लोग क्या होता है पैसे को जो है बेसिकली बैंक में ना डाल के अपने घर में बचा के रख लेते हैं, तो वो ब्लैक मनी हो गई, टैक्स नहीं दे रहे हैं, सरकार तक नहीं पहुंचेगा। तो जब पैसा इकोनॉमी में कम हो जाएगा तो क्या होता है, पैसे की भी तो डिमांड है ना इकोनॉमी में, लोगों को पैसा तो चाहिए ना चीजें खरीदने के लिए। तो जब क्या है, सप्लाई कम हो गई पैसे की, क्योंकि पैसा लोगों ने ऐसा ब्लैक मनी अपने पास स्टोर करके रख लिया, सरकार तक नहीं पहुंचेगा, तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा, जब चीजें कम हुई तो चीजों के दाम बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर आता है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में सीधा सीधा होता है जब चीजों की कॉस्ट का मतलब जब किसी चीज में कोई लागत लग रही है, मान लीजिए कोई भी चीज बन रही है, उसके रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई है, तो जब रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ेगी तो एक्चुअल कीमत भी बढ़कर आएगी। तो जैसे कि होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पहला इसका हो गया। उसके बाद आता है लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट बढ़ना, लेबर की अपने यूनियन होती है उसकी कॉस्ट बढ़ने से कॉस्ट चीज़ों पे इफेक्ट आता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट इन्फ्लेशन आता है। हाई टैक्स रेट बढ़ जाना, टैक्स रेट किसी चीज़ पे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। उसके अलावा था हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि जब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगता है लोन पे, तो इकोनॉमी में क्या होता है, जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पे करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभार होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बन के तैयार हो रहा है जितना भी, उसकी जो कॉस्ट है वो सारी जब लागत बढ़ेगी, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जैसे जुलाई के महीने में क्या होता है, जो नदियों में क्या होता है कि बहाव ज़्यादा होता है तेज, तो रेत कम निकलता है, तो उसकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। लोहे की कॉस्ट बढ़ती है जून जुलाई बरसात के महीने में, और इससे क्या होता है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं बरसात के महीने में, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मटेरियल होता है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है अगस्त या जुलाई के महीने में ज़्यादातर। तो ये तो होते हैं इसके कारण जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, कि इन सारी चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। एक होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट होता है यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, उसमें कुछ कमियां होने की वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। जैसे कि बैकवर्ड एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारे देश का, वो आज भी पिछड़ा हुआ है, उसमें आज भी काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, और जिसके ना होते हुए वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, जिससे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आप मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर है, उसके पास अच्छी मशीनरी नहीं है आज भी, और हमारी मार्केट में डिमांड है 100 किलो सेब की या 100 किलो आलू की, तो 100 किलो की जगह वो सिर्फ 50 किलो आलू ही कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ
कि उसके पास मशीन नहीं है, मशीन होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उससे ज़्यादा डिमांड को फुलफिल किया जाएगा, जिसके कारण से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा आता है इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी। तो जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, टेक्नोलॉजी ना होना अच्छी, तो अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आता है इनसफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसान ने पैदावार तो कर दी लेकिन उसके पास अच्छा स्टोरेज सिस्टम नहीं है, सरकार के पास अच्छा स्टोरेज सिस्टम नहीं है, चीज़ें बड़ी बड़ी खराब हो जाती हैं, जिसके कारण मतलब प्रोडक्शन हो रही है लेकिन उनको सही ढंग से स्टोर नहीं किया गया फ्यूचर के लिए, तो चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो जिससे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मार्केट में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कितने तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, हम कौन कौन से तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। जो सब पहला इन्फ्लेशन आता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज अ लो इन्फ्लेशन रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमी। एग्जांपल 3%, 3% का अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है ना, चीजों का दाम बढ़ रहा है तो हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है, उस परसेंटेज के टर्म्स में हम उसको देखते हैं, होल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स में हम उसको देखते हैं। तो वो तो आगे वाली वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो 3% होता है, तो 3% अगर सालाना बढ़ रहा है तो वो हमारा एक अच्छा इकोनॉमिकल होता है। तो इतना अगर इन्फ्लेशन चल रहा है हमारी इकोनॉमी में तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। इन्फ्लेशन एक कंसिस्टेंट लेवल पे चले तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित होता है। हाई लेवल पे बढ़ता है तब वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इम्पैक्ट डालता है। तो ये होता है हमारा पहला क्रीपिंग। फिर आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी ऊपर वाला ही एक बहुत लंबे समय के लिए चला जाए तो उसको हम फिर क्रॉनिक में बोलते हैं, यानी कि ये इसका अपग्रेड वर्जन होता है। अगर ये सारे इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब अगर ये इन्फ्लेशन 3% है तो ये 4%, तो ये सारा का सारा बढ़ते हुए क्रम में है इन्फ्लेशन। ये और हाई है, ये उससे और हाई है इन्फ्लेशन। तो पहला क्रीपिंग हो गया, फिर क्रॉनिक आ गया, यानी कि और हम इसको सेकुलर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, यानी कि ये इन्फ्लेशन अगर होता है तो ये ऊपर वाला क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब लंबे समय के लिए जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेशन। फिर आता है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है जब हमारा इन्फ्लेशन 3% क्रॉस कर जाता है, पी इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10%, यानी 3 से 10% के बीच में होता है तो हम उसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर आता है हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और इसको हम जो इन्फ्लेशन होता है ये बेसिकली कब आता है, जब प्राइस हमारे रैपिडली क्रॉस डबल डिजिट यानी कि 10 को जब पार कर जाते हैं, 10% को जब ये पार करता है तो हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन आता है। ये एक बेसिकली वार्निंग होती है इकोनॉमी के लिए कि आने वाले समय में इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा लचर अवस्था में आ सकती है, यानी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक क्लैश भी देखने को मिल सकता है। फिर आता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन होता है कि यानी कि जो 10% है ना उससे ज्यादा बढ़ेगा पर ईयर, यानी पर ईयर का जो इंक्रीजिंग रेट है, सोचो कहाँ 3% और कहाँ सालाना 10% चीजें बढ़ रही हैं। यानी जिस चीज का दाम अगर मान लीजिए 100 रुपए है, वो हर साल उसका प्राइस जो है 10 रुपए बढ़ता जा रहा है, 100, 110 फिर और बढ़ेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं वर्स्ट केस देखने को मिलता है। और सबसे हाईयर होता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन हमारा यूएस रिसेशन 1930 में देखने को मिला था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। तो ये हुआ क्या था, बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब चीज़ों का दाम कंसिस्टेंटली इतना हाई हो जाता है कि यूएस में बताते थे कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को बैग में नोट भर के ले जाने पड़ते थे सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए। उस तरीके का हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला था। और ये हाइपर इन्फ्लेशन किन कारणों से आता है, जब इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया जाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार की रेगुलेशंस का काम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी है उस इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद से ही ये सारी आइडियोलॉजीज निकल कर आई थी, हमारी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जिससे इकोनॉमी को सही ढंग से चलाया जा सके एक सरकार के कंट्रोल से। तो ये था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया हमारे सारे इन्फ्लेशन के बारे में। अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमी में कितने तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, किन कारणों से इन्फ्लेशन आता है। अंत में इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, इन्फ्लेशन होना एक कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अब वो क्यों फायदेमंद होता है, तो देखिए होता क्या है ना कि इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, इन्फ्लेशन बेसिकली इट इज अ इंक्रीज इन द प्रोडक्ट प्राइस। तो क्या है कि जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है
कल वही चीज वो 20 रुपए की मिल रही है, तो वो पैसे की वैल्यू जो होती है ना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, यानी कि पैसे की वैल्यू को नहीं गिरने देता है। देयर इज द वैल्यू ऑफ मनी इन अवर इकोनॉमी इज वेरी इसेंशियल, यानी हमारे पैसे की जो इकोनॉमी, सॉरी हमारी इकोनॉमी में जो पैसा है उसकी वैल्यू को सही मेंटेन रखने के लिए बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव मुकाबलों में। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए अब ये $100 में 2500 रुपए का जो मैंने आपको इक्वल आंकड़ा बताया था, अब मान लीजिए इसमें अगर दाम, अगर मान लीजिए यूएस में ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो मान लीजिए ये 1000 रुपये हो जाता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन ले लेते हैं 10% से ज्यादा, यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन हमने ले लिया, तो ये जो दाम है हमारा ये 2.5 रुपीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो यूएस में ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, तो $1 जो है वो 2.5 रुपए का हो जाएगा, तो हमारे इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और उसी तरीके से अगर ये इन्फ्लेशन जो है यहाँ से ना होके यहाँ बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, तो हमारे जो डॉलर की कीमत है वो कितनी हो जाएगी, $1 की कीमत 250 रुपए की हो जाएगी, यानी जो डॉलर पहले 1 रुपए का मिल रहा था, अब वो, सॉरी 25 रुपए का मिल रहा था, अब वो 250 रुपए का मिलेगा। तो हमारे इकोनॉमी की जो, हमारे पैसे की जो, सॉरी हमारे जो रुपीस की वैल्यू है वो क्या है, घट जाएगी। पहले डॉलर हमें 25 रुपए में खरीदना पड़ रहा था, आज हमें 250 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, तो हमें अपने देश का 250 रुपए यूएस इकोनॉमी को देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ही को लॉस हो रहा है ना। तो इस वजह से इन्फ्लेशन जो आता है अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा ना आपने सीधा 10% यानी 10 बढ़ गया, तो अगर इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंटली हाई रेट में बढ़ता है तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, और कंसिस्टेंटली बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक फैमिली है, एक परिवार है, अगर हर बच्चा उस फैमिली का कमा रहा है, यंग होते हैं तो बच्चे कमाने लगते हैं, खर्च करते हैं इधर उधर, तो फादर अगर अपने बच्चों पे कंट्रोल रखता है तो बच्चों का क्या होता है कि वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इंसान के पास पैसा आएगा, वो कंसिस्टेंट लेवल में अगर चीज़ों को खर्च करता है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी क्या होती है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, अगर आप उसको एक साथ खा जाएंगे तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तो किसी भी चीज़ का कंजप्शन जो है वो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे हो, इसीलिए इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये इन्फ्लेशन आता है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।